हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 7 दैट इज़ द वेव ऑप्टिक्स। और आज उसका लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम टॉपिक देखेंगे इंट्रोडक्शन एंड उसके बाद हम देखेंगे नेचर ऑफ लाइट। एक्चुअली ऑप्टिक्स जो ब्रांच है वो एक साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग लाइट का स्टडी करते हैं, और इसमें हम लोग लाइट के वेव नेचर का स्टडी करने वाले हैं। मतलब लाइट एग्जैक्टली है क्या, लाइट किससे बना है, ऐसे अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग थियोरी दी थी, वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रिंसिपल्स भी हम लोग स्टडी करने वाले हैं, और उससे रिलेटेड जो एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक्स है वो भी हम लोग देखेंगे। एक्चुअली ये छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, जल्दी ख़त्म होगा, लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला लेक्चर नंबर 1, इंट्रोडक्शन। तो देखो बच्चों, आपके पेज बुक के टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 158 पे कैन यू रिकॉल में उन्होंने कुछ सवाल किए हैं। वो सवाल क्या है देखो, उसमें उनका आंसर आज मैं आपको बताऊंगी। ऑलरेडी हमने 11th में इसके बारे में डिस्कस किया है, बट आज उसका थोड़ा रिवीजन हम लोग करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कैन यू रिकॉल में, व्हाट डज द फॉर्मेशन ऑफ शैडोज टेल यू अबाउट द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। मतलब जो शैडो फॉर्म होती है वो हमें क्या बताती है प्रोपोगेशन ऑफ लाइट के बारे में, लाइट कैसे प्रोपोगेट होता है। एक्चुअली जो भी शैडो होती है, शैडो का मतलब क्या है कि उस ऑब्जेक्ट में से लाइट ट्रैवल नहीं कर रहा है, ये शैडो का मतलब है, राइट ना। मतलब लाइट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में से ही ट्रैवल कर सकता है, ओपेक मटेरियल से, ओपेक ऑब्जेक्ट से लाइट ट्रैवल नहीं कर सकता। उसकी वजह से लाइट ट्रैवल नहीं करता, इसीलिए हमें अंधेरा दिखता है। अंधेरा मतलब क्या, वो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज, उसकी शैडो हमें दिखती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, तो इसका प्रॉपर आंसर क्या आएगा देखो, लाइट कैन नॉट पास थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट्स। मतलब ट्रांसपेरेंट के अपोजिट क्या होता है, ओपेक ऑब्जेक्ट्स। तो बहुत सारे ओपेक जिनकी शैडो है वो सभी क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट्स है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स में से लाइट ट्रैवल नहीं करता, ये हमें शैडो बताती है। और क्या बताती है, ऑल्सो लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। दैट मीन्स लाइट की मोशन कौन सी होती है, रेक्टिलिनियर मोशन होती है। समझ में आया, लाइट कैन नॉट पास थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ऑल्सो लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स रेक्टिलिनियर मोशन। ये हमें क्या बताता है, फॉर्मेशन ऑफ शैडो बताता है। ये पहला क्वेश्चन उन्होंने किया है, बहुत ही सिंपल था। सेकेंड क्वेश्चन देखो उन्होंने क्या किया है, व्हाट आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सबको पता है, ऑलरेडी हम लोगों ने इसके बारे में बहुत बार डिस्कस किया है ना। फिर भी एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं एज ए इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि सपोज एक सरफेस हमने लिया, प्लेन सरफेस। ओके, ये प्लेन सरफेस के ऊपर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ की कुछ इस तरह से। ओके, और यहाँ से एक लाइट हमने, सपोज हमने एक कौन सा लाइट ट्रैवल किया, कंसीडर करते लेज़र बीम मैंने ट्रैवल की, लेज़र लाइट ट्रैवल किया कुछ इस तरह, कुछ एंगल में। तो ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग आई से डिनोट करेंगे, थीटा से नहीं। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे, ये इंसिडेंट रे हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बना नॉर्मल के साथ। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाता है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। फिर ये जो रे है वो दूसरे मीडियम में ना जाते हुए इसी मीडियम में वापस आता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। दैट मीन्स व्हेन लाइट फॉल ऑन any surface, then that light come back in the same medium, then that is called as reflection. तो इसके दो लॉज बनते हैं। ये हुआ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। अगर ये मैं इंक्रीज करूँ तो ये भी इंक्रीज होगा, अगर मैं डिक्रीज करूँ तो ये भी डिक्रीज होगा। मतलब ये दोनों एंगल कभी भी चेंज नहीं होंगे। ये पहला लॉ बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ देखो क्या बनता है, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे लाइज इन द सेम प्लेन। ये दूसरा लॉ बनता है।
और आपके बुक में उसको थोड़ा सा अलग से उन्होंने स्टेट किया है, रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन द प्लेन फॉर्म बाय इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द टू रेज आर ऑन आइदर साइड ऑफ द नॉर्मल। सेम लॉ है, मतलब ये टू रेज है, ये एक इस साइड में है, एक इस साइड में है, टू रेज ऑन आइदर साइड। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब इसको हम क्या कहते हैं, जहाँ पे लाइट फॉल हो रहा है उसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ की प्लेन में, ओके, और ये नॉर्मल के दोनों साइड में, आइदर साइड में दोनों रेज दिख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने एक्सप्लेन किया है रिफ्लेक्शन को। तो बहुत सिंपल है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत डिटेल में स्टडी किया है 11th में भी, और 9-10 से आप ये पढ़ते आ रहे हो, तो इसमें ज़्यादा स्पेशल कुछ नहीं है। उसके बाद रिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है, देखो सपोज हमने एक ग्लास स्लैब लिया, ऑलरेडी आपने ये बहुत बार प्रैक्टिकल किया है। तो ये ग्लास स्लैब हमने लिया, ये ग्लास स्लैब में यहाँ पे हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लिया जहाँ पे हम लाइट फॉल करने वाले हैं, और यहाँ से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ की, ठीक है। तो ये नॉर्मल है, यहाँ पे अगर हम एक लाइट फॉल करते हैं तो ये लाइट का कुछ पार्ट जो है, लाइट का कुछ पार्ट उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होता है और कुछ पार्ट दूसरे मीडियम में जाता है। लेकिन जब वो दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब वो पार्ट दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है, तो वहाँ पे वो लाइट का ओरिजिनल पाथ चेंज करते वो कुछ एंगल में क्या होता है, डेविएट होता है, मतलब उस लाइट का बेंडिंग होता है। एक्चुअल में ये ऐसे जाना चाहिए था, बट वो ऐसे नहीं जाता, इतने एंगल में वो क्या होता है, डेविएट होता है। इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, जो कि हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। यहाँ पे ये जो है दैट इज R2 हम लोग कहेंगे, इसको R1 कहेंगे। तो यहाँ पे R1 क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंड ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके। तो बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया, देखो यहाँ पे मीडियम कौन सा है, एयर मीडियम है। यहाँ पे कौन सा है, रेयरर, ये रेयरर है, ये डेंसर मीडियम बोलते हैं हम इसको, मतलब लाइट जैसे कि ग्लास स्लैब है, वाटर है, ये डेंसर मीडियम है। तो जब लाइट एयर को हम कहते हैं रेयरर मीडियम, व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, और इस बेंडिंग ऑफ लाइट को ही हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो रिफ्रैक्शन के लॉस क्या क्या, पहला लॉ तो उनका सेम रहेगा, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन, वही लॉ रहेगा। लेकिन दूसरा लॉ क्या है, देखो N1 इंटू साइन थीटा 1 इज इक्वल टू N2 इंटू साइन थीटा 2। तो यहाँ पे साइन थीटा 1 एंड थीटा 2 क्या लिया है इन्होंने, थीटा 1 ये एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया है, यहाँ पे मैं I भी दिखा सकती हूँ, एंड थीटा 2 मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज R2 हम दिखा सकते हैं, या सिर्फ R भी दिखाए तो भी चलेगा। तो यहाँ पे N1 N2 क्या है, ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत बार स्टडी किया है, N1, N2 इनको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मटेरियल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मटेरियल। और ये हम कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम टू द डेंसर मीडियम, ऐसे हम लोग इसको निकालते हैं, ठीक है। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है N1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम R डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम, ऐसे हम लोग इसको निकालते हैं। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। N1 के बहुत सारे निकालने के टाइप्स हैं, ऑलरेडी हमने 11th में देखे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने बस आपको थोड़ा इसका रिवीजन कराया। तो ऐसे रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन दो लॉज लाइट से रिलेटेड, जहाँ पे लाइट है ये दोनों लॉज को पढ़ा ही जाता है, लेकिन हम लोग इस चैप्टर में इसके अलावा भी बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। तो ये एज ए इंट्रोडक्शन पार्ट, ये आपका बेस समझ लो, आगे हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसका तो स्पेशल चैप्टर हमने 11th में स्टडी किया था। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक डायग्राम लिया था, आपको याद होगा। सपोज ये एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से, एंड ये जेड एक्सिस से, ठीक है। तो कोई चार्ज पार्टिकल अगर हमने लिया, वो चार्ज पार्टिकल वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, मतलब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में वो
ट्रैवल करता है, वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। तो यहाँ पे वो चार्ज पार्टिकल कैसे ट्रैवल करेगा, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब ऐसे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा उस पार्टिकल का, एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है अलोंग जेड एक्सिस, मतलब ऐसे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा, कुछ इस प्रकार वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन है, दोनों एक दूसरे को क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसकी डेफिनेशन देखो क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत स्टडी किया है 11th में, अगर डिटेल में चाहिए तो आप 11th का टॉपिक देखो। वेव्स दैट आर कॉज्ड बाय द एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, मैंने क्या बोला, ये पार्टिकल जो है वो चार्ज अप हुआ, चार्ज अप होने के बाद वो एक्सेलरेट होता है। कैसे एक्सेलरेट होता है, दोनों फील्ड में आए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में। पार्टिकल एंड कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेटिंग सिनोसॉइडली, इस वेव को हम साइन वेव बोलते हैं, उसी को हम सिनोसॉइडल वेव बोलते हैं। सिनोसॉइडली एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, मैंने क्या बोला, ये दोनों क्या है, 90 डिग्री में है। ये मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों 90 डिग्री में, क्योंकि हर एक एक्सिस में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो एक्स एंड जेड, ये जेड एक्सिस है, ये दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री, इन दोनों के बीच में, सबके बीच में 90 डिग्री एंगल होता है। तो देखो, राइट एंगल्स टू ईच अदर एंड टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ईएम रेडिएशन, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोलते हैं। समझ में, ये है डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बस इसको भी रिकॉल करने के लिए बोला है, बाकी इसमें डिटेल ज़्यादा कुछ नहीं दिया है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, कैन यू रिकॉल में, व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ विजिबल लाइट। रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है विजिबल लाइट की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर में ही हमने स्टडी किया है, बट आपको याद नहीं होगा तो मैं बता देती हूँ। विजिबल लाइट की रेंज होती है 4 × 10⁻14 हर्ट्ज टू 7.9 × 10⁻14 हर्ट्ज। मतलब क्या, देखो सनलाइट, ये सन है, सन से निकलने वाले बहुत सारे रेज होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं, आपको पता होगा। तो इसमें से कुछ रेंज, कुछ पार्ट ऐसा है जिसको ही हम देख पाते हैं, जो होता है वाइट लाइट। लेकिन वाइट लाइट के पहले भी बहुत सारे रेज है, वाइट लाइट के बाद भी बहुत सारे रेज है, बहुत सारे रेडिएशंस निकल रहे, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज है, गैमा रेज है, रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज है, बहुत सारे रेंज है। ओके, तो ये सभी वेव इसके बाद भी निकल रहे, बट इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो हम देख नहीं पाते। हमारी आंखों की रेंज कितनी है, बस यही लाइट हम लोग देख पाते हैं जो कि विजिबल लाइट है। वो कितना, दैट इज 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेके 7.9 × 10⁻14 हर्ट्ज तक, जो जिसको हम बोलते हैं, आपको पता है ना कितने कलर्स होते हैं स्पेक्ट्रम में, वो 7 कलर्स, विबग्योर बोलते हैं हम उसको। तो वो 7 कलर्स जो है विबग्योर, ये 7 कलर्स जो है, ये 7 कलर्स ही हम लोग देख पाते हैं, और ये 7 कलर्स की रेंज इसके बीच में होती है। समझ में आया, तो ये विजिबल लाइट की उन्होंने रेंज पूछी है, बाकी कुछ नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो टॉपिक है 11th में, ये स्पेक्ट्रम के बारे में हमने बहुत डिटेल में स्टडी किया है, तो एक बार वो ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज मीन बाय द फेज एट अ पॉइंट अलोंग द पाथ ऑफ अ वेव। फेज क्या होता है अलोंग द पाथ ऑफ द वेव, तो बताती हूँ। देखो फेज क्या होता है, देखो ऐसे वेव ट्रैवल कर रही है, तो यहाँ पे कितना एंगल होता है, इसको अगर हम सर्कल के फॉर्म में दिखाए तो कुछ इस प्रकार बनेगा। देखो यहाँ पे जो है वेव यहाँ से स्टार्ट हुई, तो यहाँ पे कितना एंगल होता है, 0, π/2, यहाँ पे पाई, 3π/2 एंड 2π। तो वेव जब यहाँ से स्टार्ट होगी तो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल कितना रहेगा, 0। फिर वो वाइब्रेट होते होते कहाँ तक जाएगा,
मैक्सिमम तक जाएगा, वाइब्रेट होते 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 कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम तक जाएगा। तो यहाँ पे पार्टिकल का एंगल कितना है, कितना बना, 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब क्या, π/2। उसके बाद वापस वो पार्टिकल नीचे आएगा और कहाँ पे आएगा, पाइक के मतलब जीरो की पोजीशन में आएगा। वापस वो पार्टिकल नीचे आया, वाइब्रेट होते होते कहाँ पे आया, उसी लाइन में आ गया। देखो यहाँ पे कितना एंगल रहेगा, पाई। फिर वापस वो यहाँ से वाइब्रेट होते 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 कहाँ तक जाएगा, 3π/2 तक, उल्टी डायरेक्शन में। वापस वाइब्रेट होते 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 ये यहाँ पे पाई था, उसकी उल्टी डायरेक्शन में यहाँ पे क्या रहेगा, 3π/2। और वापस वो वाइब्रेट होते होते कहाँ गया, वाइब्रेट होते होते वापस जीरो पे गया, मतलब जहाँ पे एंगल हमें कितना मिलता है, 2π मिलता है। तो ये जो एंगल्स हमें मिल रहे हैं यहाँ पे, इसी एंगल्स को हम लोग बोलते हैं फेज। मतलब क्या, फेज एट अ पॉइंट अलॉन्ग द पाथ ऑफ अ वेव फॉर पार्टिकल इज इट्स स्टेट ऑफ वाइब्रेशन और ऑसिलेशन। स्टेट ऑफ वाइब्रेशन मतलब क्या, कौन सी स्टेट है, ये स्टेट है, ये स्टेट है, ये स्टेट की ये स्टेट है, कौन सी स्टेट पे वो वाइब्रेट हो रहा है, कौन सी स्टेट पे वो ऑसिलेट हो रहा है, पार्टिकल कितने एंगल पे ऑसिलेट हो रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं फेज। ओके, और ये जो एंगल्स होते हैं उनको बोला जाता है फेज एंगल्स। समझ में आया। तो ये था बच्चों आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट, जिसमें उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे। सभी क्वेश्चंस के आंसर्स हमने देखे, और आई थिंक ये इतना ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि जो आपका इनिशियल पार्ट जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है 9th 10th 11th में जो आप पढ़ते आ रहे हो, उसी पार्ट को उन्होंने रिवाइज किया है, बाकी कुछ भी नहीं। अगर और ज़्यादा डिटेल में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो जब टॉपिक आएगा तब मैं बताते ही जाऊंगी, तो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग आगे के टॉपिक की तरफ जाते हैं, दैट इज़ द नेचर ऑफ लाइट। उसके बाद देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दैट इज़ द नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट मतलब लाइट एग्जैक्टली है क्या, लाइट किससे बना है, लाइट पार्टिकल्स से बना है। हमें तो बस एक वाइट लाइट दिखाई देता है, बट एक्चुअल में वो क्या है, पार्टिकल्स हैं या फिर वेव्स हैं, एग्जैक्टली है क्या। तो अलग अलग साइंटिस्ट का इसके ऊपर अलग अलग ओपिनियन था, तो उन्होंने बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर थियोरी भी बनाई, बट सबसे बड़ी थियोरी मानी जाती है दो साइंटिस्ट की, दैट इज़ द न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थियोरी एंड दूसरी हाइजेंस वेव थियोरी। तो ये मतलब न्यूटन के अकॉर्डिंग वेव क्या था, एक पार्टिकल है, वेव का नेचर एक पार्टिकल है। और हाइजेंस वेव थ्योरी, हाइजेंस अभी हाइजेंस भी बोलते हैं इसको, तो उसके अकॉर्डिंग वेव लाइट वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है, ऐसे उसने कहा था। लेकिन आज के ज़माने में ये दोनों थियरीज को कंबाइन कर दिया और उसको कहा गया कि लाइट का नेचर डुअल नेचर है, मतलब पार्टिकल भी है। पहले के ज़माने में माना जाता था पार्टिकल नेचर है, कुछ कारण न्यूटन की थियोरी फेल हुई और फिर माना गया कि वेव है। लेकिन आज के ज़माने में ये कहा गया कि वेव पार्टिकल्स है और लाइट पार्टिकल्स है और पार्टिकल वेव के फॉर्म में ट्रैवल करे। मतलब फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल बहुत सारे हैं, ये पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट होते होते ट्रैवल कर रहे हैं, इसीलिए कहा जाता है कि वेव का नेचर कौन सा है, ड्यूअल नेचर है। लाइट का नेचर कौन सा है, ड्यूअल नेचर है, ऐसे माना जाता है। ठीक है, तो ये नेचर ऑफ लाइट जो है ये हम लोग किस में स्टडी करते हैं, रे ऑप्टिक्स में स्टडी करते हैं। और उसी में हम लोग न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी भी देखेंगे, जहाँ पे न्यूटन ने बहुत सारे पॉइंट्स बताए थे लाइट से रिलेटेड, उसकी वेलोसिटी, उसका स्पीड, उसकी फ्रीक्वेंसी, लाइट का नेचर कौन सा होता है, कैसे ट्रैवल करता है, ये सभी चीज़ें, प्रोपोगेशन कैसे होता है, वो उसने एक्सप्लेन किया था। तो वो भी देखेंगे हम लोग। लेकिन उसके पहले हम लोग देखते हैं कि रे ऑप्टिक्स होता क्या है एग्जैक्टली। तो बच्चों बहुत सारे ऑप्टिकल फिनोमेनन हम लोग स्टडी करते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि टेलीस्कोप होता है, माइक्रोस्कोप होता है, ये सभी क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। तो ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऑप्टिकल फिनोमेनन के ऊपर बेस्ड है। तो वो ऑप्टिकल फिनोमेनन स्टडी करने के लिए हम पूरा के पूरा लाइट तो ट्रैवल नहीं कर सकते, पूरा के पूरा लाइट तो कंसिडर नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, लाइट का एक रे कंसिडर करते हैं और उसी रे से रिलेटेड वो फिनोमेना हम लोग स्टडी करते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स एक ब्रांच है एक्चुअली फिजिक्स की, जिसमें लाइट को एक रे मान के चलते हैं हम लोग, और वो रे का यूज करके हम लोग सभी फिनोमेनन उससे रिलेटेड स्टडी करते हैं। तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन देखो क्या है रे ऑप्टिक्स की। द स्टडी ऑफ ऑप्टिकल फिनोमेना अंडर द अजम्पशंस दैट इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन
एज अ रे इज कॉल्ड रे ऑप्टिक्स, और उसी को कहा जाता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, क्योंकि उसमें बहुत सारी ज्योमेट्री भी हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ज्योमेट्रिकल रूल्स जो है, ज्योमेट्रिकल प्रिंसिपल्स जो है, जो थियोरम्स है, उनका भी हम लोग यूज़ करते हैं, और उसी को मान के हम लोग पूरे ऑप्टिकल फिनोमेना को स्टडी करते हैं। ठीक है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट बात जो अपने टेलीस्कोप वगैरह है वो इंस्ट्रूमेंट्स का स्टडी किया जाता है, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट स्टडी करने से पहले लाइट एग्जैक्टली है क्या, उसके फिनोमेना हमें पता होने चाहिए। तो उसके पहले हम लोग सब कुछ स्टडी करेंगे, उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन बेस्ड, मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट का स्टडी करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों, मैंने आपको बोला कि लाइट से रिलेटेड जो इन्वेंशन हुआ वो सबसे बड़ा इन्वेंशन न्यूटन का माना जाता था, एंड उसके बाद हाइजेंस का माना गया, क्योंकि उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे न्यूटन की थियोरी में, इसीलिए उसके बाद हाइजेंस का वेव थियोरी माना गया। तो न्यूटन ने जो पोस्टुलेट्स दिए थे उसको कहा जाता है पोस्टुलेट्स ऑफ न्यूटन कार्पुस्कुलर थियोरी। अब कार्पुस्कल्स मतलब क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट द पार्टिकल्स एक्चुअली, उसको अलग नाम दिया गया, दैट इज़ द कार्पुस्कल्स। तो न्यूटन की ये कार्पुस्कुलर थियोरी क्या थी वो हम लोग देखने वाले हैं। तो देखते हैं न्यूटन्स कार्पुस्कुलर थियोरी। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, दैट मीन्स कार्पुस्कल्स विच आर हार्ड, इलास्टिक एंड मासलेस। मतलब लाइट एक पार्टिकल नेचर का है जिसको हम कहते हैं कार्पुस्कल। इन कार्पुस्कल्स का नेचर कैसे होता है, इलास्टिक है, हार्ड है एंड मासलेस है, बिल्कुल भी मास नहीं है उन पार्टिकल्स को। तो ऐसे पार्टिकल्स को हम लोग कहते हैं कार्पुस्कल। ये सबसे पहला पोस्टुलेट था। सेकेंड पोस्टुलेट था, अ सोर्स ऑफ लाइट इमिट्स दीज कार्पुस्कल्स विच ट्रैवल अलोंग स्ट्रेट लाइन इन द अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। ये जो पार्टिकल्स हैं ये सोर्स ऑफ लाइट से निकलते हैं और मीडियम में से ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन में, इन द अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। उनके ऊपर कोई भी बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता, वो अपने आप ही सोर्स से निकल के, सोर्स मतलब क्या, जैसे कि सन है, जैसे कि हम अपने घर में लाइट लगाते हैं, ट्यूबलाइट्स लगाते हैं, कैंडल होती है, बहुत सारे जिससे जो भी लाइट इमिटिंग सोर्सेस है वो सभी इसके अंडर आएंगे। तो उससे ये कार्पुस्कल निकलेंगे, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगे, उनको ट्रैवल करने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है। ये सेकेंड पोस्टुलेट था। Third postulate, when the light corpuscles strike a reflecting surface, they undergo elastic collision and as a result follow the laws of reflection. अब यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन के 2-3 टाइप्स हमने स्टडी किए ऑलरेडी 11th में, लॉज ऑफ मोशन में। इलास्टिक कोलिजन होता है, इन इलास्टिक कोलिजन होता है। इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या, जहाँ पे किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम कंजर्व होता है एंड काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है, उसको हम इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। तो ये पार्टिकल जब किसी वॉल के ऊपर या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोलाइड होंगे तो वो अपनी एनर्जी लॉस नहीं करेंगे, उनकी एनर्जी कंजर्व करेंगे और वैसे ही रिफ्लेक्ट होंगे। ओके, इसका मतलब ये वहाँ पे फॉल होने के बाद, कोलाइड होने के बाद अपनी एनर्जी को लॉस ना करते हुए रिफ्लेक्ट होते हैं। ओके, उसी से क्या बनता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है। ये तो हमें पता है और ये सही भी है कि कार्पुस्कल्स जब स्ट्राइक करते हैं किसी सरफेस के ऊपर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, तो वो इलास्टिक कोलिजन इट अंडरगोज इलास्टिक कोलिजन एंड एज अ रिजल्ट फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सही है, ठीक है। यहाँ तक न्यूटन की थ्योरी ओके है, मतलब जितने भी पोस्टुलेट्स उसने बताए हैं दैट इज ओके। उसके बाद 4th पॉइंट में देखो उसने क्या कहा, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन इट इज द डिफरेंस इन द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द कार्पुस्कल्स एंड पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम दैट कॉजेस अ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द कार्पुस्कल। हाँ बराबर, ये यहाँ पे भी बराबर है कि जब ये रिफ्रैक्शन करता है, मतलब जब एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाता है तो कोई ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स उसके ऊपर लगता है। एक्चुअली ये फोर्स नहीं लगता, एक्चुअली उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, बट इसने कहा कि अट्रैक्टिव फोर्स होता है, डिफरेंस इन द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द कार्पुस्कल्स, ऐसे उसने बताया, एंड द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम दैट कॉजेस अ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द कार्पुस्कल्स। वो क्या करता है, उसकी वजह से, उस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स,
बट एक्चुअल में उनके ऊपर पार्टिकल्स में कोई चार्ज ही नहीं है, तो अट्रैक्टिव फोर्स की बात ही नहीं आती। तो वो क्या करते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स, ऐसे उसने कहा कि अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से पार्टिकल क्या करते हैं, उनका पाथ चेंज कर लेते हैं, इसीलिए रिफ्रैक्शन में बेंडिंग आता है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे तक थ्योरी इतनी भी ज़्यादा खराब नहीं है, ओके। उसके बाद देखो उसने क्या कहा, अ डेंसर मीडियम एक्सर्ट्स अ लार्जर अट्रैक्टिव फोर्स ऑन लाइट कार्पुस्कल टू एक्सेलरेट देम अलोंग द नॉर्मल टू द बाउंड्री। अब इसने यहाँ पे क्या कहा था कि लार्जर अट्रैक्टिव फोर्स है, मतलब लार्जर वेलोसिटी है, मतलब न्यूटन की थ्योरी यहाँ पे ही फेल हुई। देखो उसने क्या कहा कि लाइट का जो स्पीड है, लाइट की जो वेलोसिटी है, वो रेयरर मीडियम में कम है एंड डेंसर मीडियम में ज़्यादा है, ऐसे उसने कहा था। मतलब ये भी तो पॉइंट वही बोल रहा है कि उसने कहा डेंसर मीडियम एक्सर्ट्स लार्जर अट्रैक्टिव फोर्स ऑन दैट कार्पुस्कल्स टू एक्सेलरेट देम अलोंग द नॉर्मल टू द बाउंड्री। मतलब उनका एक्सेलरेशन बढ़ गया, ऐसे उसका मानना है, क्योंकि लार्जर अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से। मतलब पार्टिकल जब सपोज एयर में से वाटर में गया, तो वाटर में उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, ये पॉसिबल है क्या? मतलब जहाँ पे रश ज़्यादा है वहाँ पे व्हीकल का स्पीड ज़्यादा, ऐसे पॉसिबल है क्या? क्योंकि वाटर एक डेंसर मीडियम है, वहाँ पे बहुत रश है, बहुत सारे पार्टिकल नज़दीक है। रेयरर मीडियम मतलब एयर में इतने डेंसर पार्टिकल्स नहीं है, तो इसमें रश कम है तो स्पीड कम, और वहाँ पे रश ज़्यादा है तो स्पीड ज़्यादा, ऐसे पॉसिबल नहीं है। जहाँ पे रश ज़्यादा होगी वहाँ पे स्पीड ऑटोमेटिकली कम होगा, ओके। सो यहाँ पे न्यूटन ने क्या कहा था कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज लार्जर देन द टेंसर मीडियम इन एज कंपेयर टू रेयरर मीडियम, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। और 6 पोस्टुलेट था, लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स करेस्पॉन्ड्स टू कार्पुस्कल ऑफ डिफरेंट साइजेस। मतलब अगर रेड कलर का लाइट है तो उसकी साइज अलग रहेगी, वॉयलेट कलर का लाइट है तो उसकी साइज अलग रहेगी, बट उनकी वेवलेंथ अलग थी, हमने देखा। बाद में ये थ्योरी क्या हुई, वेवलेंथ की वजह से हमें अलग अलग लाइट दिखाई देता है, उनकी साइजेस की वजह से लाइट अलग अलग नहीं दिखाई देता, ठीक है। तो ये पोस्टुलेट थे न्यूटन कार्पुस्कुलर थ्योरी के, अलग अलग थ्योरी। उसके बाद देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूटन्स थ्योरी। न्यूटन्स थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, तो वो ड्रॉबैक्स क्या थे देखो। जैसे कि पहला ड्रॉबैक ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम, जो कि एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं हुआ, तो वही पहला ड्रॉबैक है। The theory predicted that speed of light in a denser medium is more than the speed of light in a rarer medium, which was experimentally proved wrong. Hence, Newton's corpuscular theory was rejected. इसकी वजह से एक्चुअली ये न्यूटन नाम जो है उसकी वजह से ये थ्योरी को एक्सेप्ट किया जा रहा था, लेकिन आगे जब हाइजेंस ने दिखाया कि वेव नेचर है एंड वेलोसिटी उसकी एक्सपेरिमेंटली उसने प्रूफ करके दिखाया कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो रेयरर मीडियम में ज़्यादा होता है, डेंसर में कम, तो एक्सपेरिमेंटली ये थ्योरी फेल हो गई, उसकी वजह से न्यूटन थ्योरी को रिजेक्ट किया गया। उसके बाद सेकेंड ड्रॉबैक ये था कि उसने इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, उसके बाद पोलराइजेशन, ये जो फिनोमेनॉन है ये उसने एक्सप्लेन ही नहीं किए थे न्यूटन की थ्योरी ने, तो ये भी उसका सेकेंड ड्रॉबैक था। वैसे 2 ड्रॉबैक थे उसके, उसकी वजह से न्यूटन थ्योरी को रिजेक्ट किया गया। न्यूटन्स का रे ऑप्टिक्स के बाद आता है वेव ऑप्टिक्स, जो कि हाइजेंस ने बताया था। अब यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स मतलब क्या, एक्चुअली ये साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें लाइट का वेव नेचर एक्सप्लेन किया है, किसके लिए, फॉर द ऑप्टिकल फेनोमेनॉन के लिए। तो इसकी डेफिनेशन देखो क्या है, द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स विच यूजेस वेव नेचर ऑफ लाइट टू एक्सप्लेन द ऑप्टिकल फेनोमेनॉन इज कॉल्ड एज वेव ऑप्टिक्स। मतलब उसने कहा गया, जैसे न्यूटन ने कहा था लाइट एक पार्टिकल के फॉर्म में ट्रैवल करता है, बट इसने कहा कि लाइट एक वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है, और उसी ब्रांच को क्या कहा गया, वेव ऑप्टिक्स कहा गया। तो ये ब्रांच एक्चुअली हाइजेंस ने बताई थी, क्योंकि हाइजेंस का जो नेचर था लाइट का वो कैसा था, वेव नेचर था, वेव थ्योरी उसने एक्सप्लेन की थी। तो इसके बहुत सारे फेनोमेनॉन प्रूव भी हुए, लेकिन इसकी भी थ्योरी में कुछ ड्रॉबैक्स थे। तो वो ड्रॉबैक्स एज मतलब डीमेरिट्स एज वेल एज मेरिट्स हम लोग क्या है हाइजेंस की थ्योरी में वो देखेंगे।
बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखो, पोस्टुलेट्स ऑफ हाइजेंस थ्योरी। जैसे न्यूटन ने कुछ पोस्टुलेट्स बनाए थे कॉर्पस्कुलर थ्योरी के ऊपर, वैसे हाइजीन के भी पोस्टुलेट्स है। तो उसके पोस्टुलेट्स देखो क्या थे। पहला पोस्टुलेट तो वही रहेगा जो न्यूटन ने कहा कि लाइट ट्रैवल इन अ पार्टिकल। तो ये कहेगा लाइट एनर्जी फ्रॉम अ सोर्स इज प्रोपोगेटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव। दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकेंड पोस्टुलेट क्या था, अभी इसने यहाँ पे लाइट का प्रोपोगेशन एक्सप्लेन करने के लिए एक हाइपोथेटिकल का मतलब होता है एक इमेजिनरी मीडियम यूज किया था, उसको कहा जाता है ईथर। बट ऐसा कुछ मीडियम है ही नहीं एक्चुअल में, तो वो बाद में ड्रॉबैक बना इसका। इसने क्या किया कि एक हाइपोथेटिकल मीडियम, मतलब एक मीडियम इमेजिन किया जिसको नाम दिया ईथर, और फिर वो थियरी एक्सप्लेन की। तो सेकेंड पॉइंट वही था उसका पोस्टुलेट। टू एक्सप्लेन द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट वेव्स थ्रू वैक्यूम, हाइजेंस सजेस्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ हाइपोथेटिकल मीडियम कॉल्ड ईथर। जैसे कि ईथर को अंतरिक्ष बोला जाता है ना, तो वैसा मीडियम एक्चुअल में है नहीं। तो ये दो ही पोस्टुलेट्स है हाइजेंस वेव थ्योरी के। अब देखते हैं इसके कुछ मेरिट्स थे एंड डीमेरिट्स थे, वो दोनों भी। थ्योरेटिकल पार्ट है पूरा, ये सभी इंट्रोडक्शन में ही आता है। तो हाइजीन के वेव थ्योरी के मेरिट्स देखो क्या है। मेरिट्स ऑफ हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट, एक्चुअली ये आपको पढ़ के भी समझ में आ जाएगा, बट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। It gives a satisfactory explanation for laws of reflection, refraction of light and formation of images by mirrors and lenses assuming wave nature of light। तो इसने तो बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है जो अभी हम लोग यूज़ करते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, सभी फेनोमेनन को उसने बहुत अच्छे से इमेज बना के, मतलब मिरर से ट्रैवल होने वाली इमेज, फिर उससे रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट, ये सभी उसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ये उसका मेरिट था। सेकेंड पॉइंट, इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स द फिनोमिनॉन ऑफ इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, जो न्यूटन ने एक्सप्लेन नहीं किया था, ये उसने एक्सप्लेन किया। थर्ड, इट प्रूव्ड दैट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम इज ग्रेटर दैन दैट इन अ डेंसर मीडियम। ये सबसे बड़ा प्रूफ था इसका, सबसे बड़ा एक्सप्लेनेशन भी माना गया। उसकी वजह से हाइजेंस वेव थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया। जो न्यूटन ने कहा था कि डेंसर में ज़्यादा होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, रेयरर में कम होता है, बट हाइजेन ने उसको वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम इन ग्रेटर देन डेंसर, ये प्रूव भी करके बताया एक्सपेरिमेंटली। ये उसके मेरिट्स थे, ठीक है। लेकिन इस थ्योरी के कुछ डीमेरिट्स भी थे। वो डीमेरिट्स देखो क्या थे। अकॉर्डिंग टू हाइजेंस वेव थ्योरी, ईथर मीडियम एग्जिस्ट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, हाउएवर मिखेलसॉन्स एंड मॉर्लीज, उसने कहा था कि ईथर मीडियम जो है वो यूनिवर्स में सभी जगह पे अवेलेबल है, एग्जिस्ट कर रहा है। बट मिखेलसन एंड मॉर्लीज, ये दो साइंटिस्ट थे, उनकी थियोरी के अकॉर्डिंग उन्होंने इस मीडियम को डिसअप्रूव किया था। एग्जिस्टेंस ऑफ ईथर मीडियम है ही नहीं, वो डिसअप्रूव किया, ठीक है। सभी जगह पे अवेलेबल नहीं है ऐसे। तो सेकेंड पॉइंट क्या था, सेकेंड डीमेरिट्स था हाइजीन की वेव थ्योरी का। हाइजीन थ्योरी इज एन एम्पिरिकल थ्योरी। It assumes that the backward traveling waves will not be effective, which is incorrect। अभी फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव एंड बैकवर्ड वेव कौन सी भी साइड से ट्रैवल कर सकती है, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से भी, निगेटिव एक्स एक्सिस से फॉरवर्ड भी ट्रैवल कर सकती है, बैकवर्ड भी ट्रैवल कर सकती है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो उसने बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव जो है हाइजेंस की थ्योरी में, वो नॉट इफेक्टिव ऐसे कहा था, बट ये स्टेटमेंट उसका इनकरेक्ट है। ये किसने प्रूव करके बताया, नहीं, यहाँ पे ये एक इम्पेरिकल थ्योरी है ऐसे उसने बताया था। एंड उसने कहा था कि बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव्स जो होती है, एक्चुअली ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो जब एक्सप्लेन की गई, किसने एक्सप्लेन की थी, आइंस्टाइन ने, तब ये प्रूव हुआ कि बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव जो है वो भी इफेक्टिव होती है। ऐसे नेसेसरी नहीं है कि फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव ही इफेक्टिव होती है, वही सभी लॉज, जैसे कि हमने सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में देखा बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव, उसी तरह लाइट वेव भी तो है। बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव्स देखिए, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव, दोनों वेव का हमने साइन वेव का इक्वेशन बनाया। दैट मीन्स बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव आल्सो इफेक्टिव, इट इज आल्सो इफेक्टिव, ओके। सो ये जो डीमेरिट्स थे, दो ही डीमेरिट्स थे हाइजेन की, बट वो थियोरी सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट हुई एज कम्पेयर टू न्यूटन थियोरी, क्योंकि उसने प्रूफ के साथ सब कुछ दिया था, ओके। तो ये थे डीमेरिट्स एंड मेरिट्स ऑफ द हाइजेंस वेव थ्योरी। तो बच्चों ये थी हाइजेंस वेव थ्योरी एंड न्यूटन्स कॉर्पुस्कुलर थ्योरी। उसके बाद आइंस्टाइन की भी थ्योरी आई, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि स्पीड ऑफ लाइट से रिलेट करती है।
आइंस्टाइन ने बताया कि स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, सबसे मैक्सिमम होता है। उससे सोर्स ऑफ लाइट कौन सा है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट स्पीड ऑफ लाइट जो है वो सबसे मैक्सिमम है। वो कितना होता है आपको भी पता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये थ्योरी, ये स्पीड ऑफ लाइट आइंस्टाइन ने फिर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक्सप्लेन किया था। बट इंट्रोडक्शन में ये 2 थ्योरीज सबसे बड़ी एक्सप्लेनेशन में आती है, न्यूटन्स कॉर्पुस्कुलर थ्योरी एंड हाइजेंस वेव थ्योरी। उसके बाद मैक्सवेल ने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में एक्सप्लेनेशन किया था, वहाँ पे भी लाइट का यूज हुआ था। लाइट कैसे ट्रैवल करता है एटमॉस्फेयर में, वैक्यूम में, वो उसने एक्सप्लेन किया था। तो मैक्सवेल की भी थ्योरी आई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट, जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था मैक्सवेल में इन 1873 में। तो उसके बाद बहुत सारी थ्योरीज बनी एंड देन प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट बनाई गई, जो कि नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज हम यहीं पे रुकते हैं। ये सब थ्योरेटिकल पार्ट था, इंट्रोडक्शन पार्ट था, और इसके बाद बहुत सारे फेनोमेनॉन भी लाइट के हमें स्टडी करने हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग हाइजीन की वेव थ्योरी डिटेल में भी देखेंगे, इन लाइट एज ए वेव कैसे वर्क करती है वो भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।